नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। चलिए आज हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं और देखते हैं आपकी तैयारी किस तरह की है। तो चलिए, अगर इससे पहले आपने जो थ्योरी के वीडियो नहीं देखे तो आप इस पर जाकर के वो देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी किस तरह की आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि हम कितना तैयारी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के देखिए प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। देखिए तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी के वीडियो वो पहले भी डाल चुका हूँ ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं। फिर अगर इनको लगाएंगे तो और ज़्यादा शानदार आपको समझ में आएंगे। पहला देखो बोलता है आपका, पहला आपका कह रहा है, पहला आपका बोल रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ये बताना है कि जो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर। तो देखो, पहला बोला संवेग संरक्षण पर, दूसरा बोला द्रव्य संरक्षण पर, तीसरा ऊर्जा संरक्षण पर, चौथा है ऊष्मा प्रवाह पर। तो आपको सबको पता होगा कि ऊष्मागतिकी का जो आपका प्रथम नियम है, ठीक है, ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। क्लियर। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में से किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य है? बल संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तापमान परिवर्तन का नियम, संवेग संरक्षण का। तो किसका है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है? तो देखो ये लिखा है, ये भी आपका ठीक है। ठीक है। दूसरा आपका ये है, ये वाला, तो ये वाला भी आपका ठीक है। ठीक है। और अपन देखें तो ये उसमें डब्ल्यू कार करेंगे तो उसमें ठीक है, तो इसमें मतलब रूप नहीं है, यहाँ पर कर लीजिए आप। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ये होने वाला है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, यहाँ पर। ठीक है। चलिए चौथा कह रहा है, यदि किसी प्रणाली पर 500 जूल ऊष्मा दी जाती है और वह 200 जूल ऊष्मा उपयोग कर लेती है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने कितना ऊष्मा दे रहे हैं? 500 जूल ऊष्मा, और वह कितना उपयोग कर लेता है? 200 जूल उपयोग कर लेता है। तो आपको 500 जूल दिया जाता है, ठीक है ना, और आप कितना उपयोग कर लेते हैं? 200 जूल आप क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा? ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा अपन यू देखते हैं। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा क्या देखते हैं? डेल यू। तो यहाँ पर ये क्या है? ऊष्मा। क्यू क्या है? ऊष्मा। और ये यहाँ पर कितना यहाँ पर उपयोग कर लेती है? डब्लू। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 500, और ये क्या हो गया? 300, सॉरी 200। कितना हो गया? 200। तो अपना टोटल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। और अपना आंसर यहाँ पर दिया गया क्या? ये आपका आंसर 300 जूल दिया गया है। क्लियर। अगला देखिए जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से क्या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग नहीं है। तो प्रथम नियम का अनुप्रयोग क्या नहीं है? आइसोथर्मल प्रक्रिया, एडियाबैटिक प्रक्रिया, आइसोबारिकी प्रक्रिया, ऊष्मा निष्क्रियता प्रक्रिया। तो आपने देखा होगा ये सारे आपके क्या, आइसो थर्मल, आइसो बार और आपका आइसोबारिकी, आइसोबार, और एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म वाला। तो ये सारे आपके हैं, और कौन नहीं? ऊष्मा निष्क्रियता प्रक्रिया नहीं है। अगला है, किसी आइसोथर्मल प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो किसी भी जो आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रक्रिया में वो रहे, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना रहेगा? तो बढ़ेगा, घटेगा, और शून्य रहेगा, और निश्चित रहेगा। तो देखिए इसमें उन्होंने आइसोथर्मल में बोला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइसोथर्मल में आपका कैसा रहता है? हमेशा शून्य रहता है। कैसा रहता है? शून्य रहता है। ठीक है। हाँ, अगला देखिए, एडियाबैटिक प्रक्रम में ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है? एडियाबैटिक में देखना है हमें। ठीक है। तो एडियाबैटिक में हम देखें, ऊष्मा बाहर जाती है, ऊष्मा अंदर आती है, ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता और केवल कार्य होता है। तो देखो इसमें ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता, ना अंदर से बाहर जाती है
रुद्धोष्म वाले में एडियाबैटिक में ना बाहर से अंदर, मतलब इसमें ऊष्मा में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका था। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 8वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 8वां है और यहाँ पर देखते हैं लिखा है, यदि गैस एक वायुरुद्ध सिलेंडर में संपीड़ित की जाती तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा। देखो वहां पर क्या हो रहा है, संपीड़ित की जा रही है, मतलब उसमें संपीड़न कराया जा रहा है, प्रसार नहीं किया जा रहा है। तो हमेशा यहाँ पर जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, यहाँ पर तंत्र पर काम किया जा रहा है, ना कि तंत्र द्वारा। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा कैसी होगी, आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका संकुचन हो रहा है, ना कि प्रसार। प्रसार में आपको क्या देखने को मिलती है, कमी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला हम लोग, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी का दूसरी नियम कैसे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से, तापमान से, और क्या है, अंतरोपीय वृद्धि से, और क्या है, अंतरोपीय वृद्धि से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका, ये आपका कैसे रिलेटेड है, अंतरोपीय वृद्धि से आपका रिलेटेड है। क्लियर, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मागतिकी का नियम ये कहता है कि कोई भी जो ऊष्मा है 100% काल में चेंज नहीं हो सकती है। तो इसमें रूप और दूसरा क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा दूसरे प्रकार की ऊष्मा में चेंज हो जाती है, तो वो अंतरोपीय वृद्धि की बात करता है। कार्नो इंजन में निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ए और बी दोनों। तो इसमें देखो दोनों प्रकार का होता है कार्नो इंजन में, ए और बी, मतलब कौन सा, आइसोथर्मल भी और एडियाबैटिक भी। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अगर आप इनको करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, और आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा क्या है। अगला है देखो, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऊष्मागतिकी का दूसरे नियम कहता है कि ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है, कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होता है, कोई भी इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता, ऊर्जा नष्ट हो सकती है। तो ये कहता है, हमने अभी भी बता दिया था आपको कि दूसरा नियम यही कहता है कि कोई भी यंत्र ऐसा नहीं, कोई भी मशीन ऐसी नहीं जो 100% आपकी जो ऊर्जा है उसको कार्य में चेंज कर दे। समझ पा रहे ना। हाँ, अब यहाँ पर दूसरा है, कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, ऊष्मा की मात्रा पर, तापीय जलाशयों के तापमान पर, कार्य करने की गति पर और दबाव पर। तो ये किस पर करती है, तापीय जलाशयों के तापमान पर कार्नो इंजन आपका काम करता है। क्लियर, चलिए अगला है आपका कि द्वितीय नियम के अनुसार एंट्रापी एस का क्या होता है। एंट्रापी घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो एंट्रापी दूसरा नियम क्या बोलता है, जैसे कि एंट्रापी कैसी होती है, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर, अब अगला देखिए आप प्रश्न क्रमांक 14वां। ठीक है, देखते हैं हम, ये कहता है निम्न में से कौन सा द्वितीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो गैस का स्वतः फैलना, बर्फ का पिघलना, प्राकृतिक संपीड़न, ए और बी। तो देखो यहाँ पर द्वितीय नियम क्या होता है, गैस का स्वतः फैलना और बर्फ का पिघलना, क्योंकि ये प्रोसेस देखो क्या होते हैं, ये अपने आप होते हैं। समझ पा रहे हो, इसमें क्या होता है कि, ठीक है, तो ये द्वितीय नियम का, क्योंकि ये ऊष्मा परिवर्तन को बताते हैं, क्या बताते हैं, ऊष्मा परिवर्तन को। क्लॉसियस का कथन क्या कहता है, क्लॉसियस एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसके संबंध में कुछ परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि ऊष्मा स्वतः ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर प्रवाहित होती है, या स्वतः गर्म से ठंडे पिंड की ओर, या ऊष्मा और कार्य समान होते हैं, या कार्य ऊष्मा में बदल सकता है। तो इनने डेफिनेशन में बोला था कि कोई भी आपका जो ऊष्मा है वो हमेशा कहाँ से जाती है, गर्म से ठंडे की ओर जाती है। तो स्वतः कैसी जाती है, गर्म से ठंडे पिंड की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको निश्चित रूप से ये चीजें प्रैक्टिस बन रहेंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप उस चीज को करिए। क्लियर, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम किससे संबंधित है, शून्य तापमान पर एंट्रोपी, ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मा हस्तांतरण और गैसों का संपीड़न। तो तीसरा नियम क्या बोलता है, शून्य ताप पर एंट्रोपी की बात करता है। किसकी बात करता है, शून्य ताप पर एंट्रोपी की बात करता है। क्लियर, अब देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 17 नंबर का है, ये क्या कहता है,
तो तृतीय नियम के अनुसार जब कोई पदार्थ 0 केल्विन पर पहुंचता है तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है। तृतीय नियम के जब कोई पदार्थ उस पर तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। तो जब कोई शून्य टेम्परेचर पर पहुंचता है तो उसकी जो होती है एंट्रोपी भी कैसी होती है, शून्य होती है। उन्होंने बोला था परम शून्य ताप पर जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, शून्य होती है। क्लियर। तो ये कैसी रहेगी आपकी, शून्य होती है। प्रश्न 18 नंबर का, कि शून्य केल्विन को क्या कहा जाता है, संवेग तापमान, ऊष्मा सीमा, पूर्ण शून्य और नकारात्मक। तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण शून्य आपका कहा जाता है। तृतीय नियम मुख्यतः किस पदार्थ के अध्ययन के उपयोग में है, गैस के में, द्रव के में, ठोस के और क्रायोजेनिक के। किसके में, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है बिल्कुल परम शून्य ताप, मतलब बहुत ही ठंडे हुए हो तो ये उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलीय हो जाते हैं, उनकी एंट्रोपी कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक अब हमको देखना है, ठीक है, कौन सा देखना है, 20वें नंबर का प्रश्न देखना है। चलिए देखते हैं अंतिम हमारा प्रश्न। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उन्नत सुपर कंडक्टिविटी में, आपका ऊष्मा इंजनों में, तरल नाइट्रोजन में और रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो अभी भी हमने बताया था कि आपका सुपर कंडक्टिविटी मतलब उन्नत, इसमें अति चालकता में आपका इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि परम शून्यता पर वो क्या होती है, अधिकतम होती है चालकता। तो यहाँ पर परम शून्य ताप की ही बात की गई है आपके तृतीय नियम में, और दूसरे नियम में एंट्रोपी की बात की गई थी, ठीक है, प्रारंभ। और तीसरे में ये कहा गया था कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी कैसी मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। तो इस तरह से आपसे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपसे बन रहे थे, उस हिसाब से अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। और अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो साइंस गैलेक्सी चैनल पर जाकर थ्योरी जरूर देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।